Hello. Welcome back to the channel, people. Uh, we are just heading out of Ghaziabad right now, and you can see to my left, to my right, some good barricading on the flyover. And this is a view that I love. A flyover or ahead of us, and since it's night time, आपको दिखेगा नहीं, but लेफ्ट साइड में वी हैव अ वाटर बॉडी. ड्यूरिंग द डे बहुत अच्छा दिखता है. ऊपर फ्लाईओवर, बीच में रोड, नीचे वाटर बॉडी, ट्रीज, लाइट्स, बहुत अच्छा नज़ारा. तो आज दोपहर में टेम्परेचर था अराउंड 20 डिग्रीज़ एंड रात होते होते इतनी ठंड हो गई कि अभी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है. हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडा हो जाएगा रात तक, बट ठीक है, इट्स ओके. सामने से एक ट्रेन गुजर रही है, नॉर्दर्न रेलवे. नाइस व्यू. मेटल ब्रिज है इसलिए इतनी आवाज़ है. एड टू दैट जो ट्रेन्स होती हैं उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेट्रो, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लगेज होता है, सीट्स, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर तरह की होती है, पैंट्री कार्स होती है, तो ओवरऑल में वेट बहुत बढ़ जाता है. उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेज वैन्स, मेट्रो में मैक्स टू मैक्स 6 to 8 बोगीज़ रहते हैं, रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं. हाँ, सो ये जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. वही वाटर बॉडी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये उसके ऊपर ब्रिज है. एंड हाँ, अब ये रोड के पसंद होने का रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है. इस रोड के पसंद होने का रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी है. जब आप उधर होते हैं तो आपको सिर्फ फ्लाईओवर की अंडरबेली दिखाई देती है. यहाँ से आपको वो रोड दिखाई देती है क्लियरली. अब ये जो पॉट होल्स हैं इनसे बड़ी समस्या है यार. एक तो रात का टाइम, ऊपर से बाइक, और फिर पॉट होल्स का पता नहीं कहीं पर भी आ सकते हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे बड़े. हाँ, मैंने सुना है कि जो ऑक्सिलरी लाइट्स राइडर्स लगाते थे वो इलीगल हो गए. अगर किसी को उसके बारे में जानकारी हो तो बताएं. लगवाना चाहता हूँ मैं, स्पेशली ऐसे रास्तों के लिए जहाँ रोड लाइट नहीं होती है, बट इलीगल काम नहीं करना चाहता हूँ. सो किसी को भी अगर उसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ बताएं. एंड ये जो ऊपर आपको रोड दिखाई दे रही है, दिस रोड इज़ द हिंडन एलिवेटेड रोड. बहुत जल्द इसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे. बने हुए तो इसे हो गया वैसे काफ़ी टाइम हो गया. समाजवादी पार्टी जब पावर में थी यूपी में, तब उन्होंने इसको इनिशिएट किया था. ख़त्म ये तब हुआ जब बीजेपी पावर में आ चुकी थी. सो टाइम तो काफ़ी हो गया, बट इस पे अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है. एंड ट्रैफिक ना होने का एक रीज़न ये भी है, इस वक्त अभी जो हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से नहीं जा रहे हैं. उसका रीज़न ये भी है कि जहाँ पर ये ख़त्म होता है वैशाली पर, वहाँ किसान आंदोलन चालू है, तो इसे अभी ज़्यादा लोग यूज़ कर नहीं रहे हैं फॉर द सेम रीज़न. बट बहुत जल्द जैसे ही कुछ सोल्यूशन निकलता है, वी विल टेक इट अप. जाएंगे और देखेंगे कैसी है. अभी हम इंदिरापुरम में घुस रहे हैं और
यहाँ पर भी रोड्स अच्छी है, रहने के हिसाब से एरिया बहुत अच्छा है। हाँ, देखिए एक्सप्रेसवेज का यही फ़ायदा होता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं यहाँ आया था और आते हुए एक्सप्रेसवे ओपन था, तो मुझे टोटल 1 घंटा 15 मिनट लगा फ्रॉम गुरुग्राम टू गाज़ियाबाद। अभी जाते हुए एक्सप्रेसवे के रास्ते से मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, लाइक फेज़ 2 वाला पोर्शन एंड एवरीथिंग। तो अभी मुझे बहुत समय लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट मुझे यहीं से लगेंगे, जबकि मैं अपनी लोकेशन जहाँ मैं उस दिन गया था वहाँ से मैं ऑलरेडी आधे घंटे का रास्ता कवर करके आ चुका हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बात करते हैं कि ऐसा देश जहाँ पर गरीबी इतनी है, वहाँ पर क्या गवर्नमेंट्स को एक्सप्रेसवेज के ऊपर इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली करने चाहिए। एक तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो ज़रूरी है। उसके बाद 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी होती है। मेटल्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्रेशर इंडस्ट्री है। सो ये सारी अराउंड एक्सपर्ट्स के हिसाब से अराउंड 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ है जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। तो जब गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज, हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च करती है तो एसेंशियली उन 50 इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलता है। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अलावा उन 50 इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स क्रिएट होती है, कंजम्पशन क्रिएट होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, कंजम्पशन क्रिएट होती है। सो वो ज़रूरी है। एंड उसके बाद एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो अब गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किया है, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ का लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस बना दिए गए हैं। बॉडीज़ इस तरह की बनाई गई हैं जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि यूएस में, चाइना में जो सामान है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, उसके बावजूद हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाते। तो उसका बड़ा रीज़न यही है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर 100 रुपये का सामान आप बनाते हैं इंडिया में तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 30 रुपये के आसपास होती है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 30%। और चाइना में यदि आप 100 रुपये का सामान बनाते तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ 6 रुपीज़, 6%। तो नेचुरली लेबर से अगर आपने कुछ पैसा बचाया भी तो ट्रांसपोर्ट में लगा के उसे बराबर कर लिया। और फिर क्योंकि एक्सप्रेसवेज नहीं है, हाईवेज़ नहीं है, तो वो सामान कब पहुंचेगा उसका कुछ पता नहीं होता, रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक्सप्रेसवेज बनने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, जॉब्स आती हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। सो इट्स गुड, होना चाहिए। बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ शुरू करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड न्यूज़ एंड ऑटो रिलेटेड न्यूज़, जिसमें हम अपनी वीकली वीडियो में हम डिस्कस कर सकें कि पूरे हफ्ते में इम्पोर्टेंट ऑटोमोटिव न्यूज़ क्या थी। और फॉर पीपल लाइक अस जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो एवरीडे जॉब्स करते हैं, उनके लिए उन न्यूज़ की क्या सिग्निफिकेंस है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ आई रिमेंबर मैं अबाउट 10 साल पहले मैं फेज़र ख़रीद रहा था, यामाहा फेज़र 153cc
engine, and it was one of my favorite bikes back then. तो मैंने बाइक ख़रीदी और मेरे ख़रीदने के 3 दिन बाद उसका एक नया वर्जन लॉन्च किया यामाहा ने, जो उस लॉन्च के 1 महीने बाद उस लॉन्च के 1 महीने बाद जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एंड इन अबाउट 6 months वो आउटलेट्स पर डिलीवर होना शुरू हो गया. नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, जो नया वर्जन आया वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था. सो अगर मैंने वेट किया भी होता तो आई थिंक आई वुड हैव रिग्रेटेड इट. जो उससे पहले वाला वर्जन था, आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट. उसकी डिज़ाइनिंग एक सिंपलिस्टिक डिज़ाइनिंग थी जो मुझे ज़्यादा पसंद थी. तो एज इट इज़ रुकने का मुझे डायरेक्टली कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ, बट उससे हुआ ये दैट इट हाईलाइटेड द पॉइंट कि, और उस वक्त सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट और वाइड स्प्रेड नहीं था. फेसबुक अभी इंडिया में नया नया आ ही रहा था. वी आर टॉकिंग अबाउट 2009. मैंने 2009-10 में ख़रीदी थी. सो बैक देन सोशल मीडिया उतना वाइब्रेंट नहीं था जितना अभी है. तो जो लैक ऑफ जानकारी है ना, मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा. आई थॉट कोई भी व्हीकल आप ले रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़, उससे रिलेटेड जानकारी, उसके नए वर्जन्स कब आ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज़ एक व्हीकल को यूज़ करने के बाद जब आप उसे बेचने की कोशिश करते हैं, अगर आपके ख़रीदने और आपके बेचने के बीच में मल्टीपल वर्जन्स आके कंपनी डिसकंटिन्यू कर चुकी है, तो उसकी रीसेल वैल्यू पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. कभी कभी अच्छा फ़र्क पड़ता है, कभी कभी बुरा फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है. आज इतनी ठंडी हवा चल रही है कि 2 मिनट के लिए हेलमेट यदि बंद करें आप सी. ये मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले पॉट होल्स के बारे में. आप कुछ सेकंड्स के लिए बंद करें विंडस्क्रीन को तो आगे फॉग जमनी शुरू हो जाती है. मैं इसके ऊपर भी कुछ रिसर्च कर रहा हूँ. मैंने सुना है पिन लॉक इंसर्ट नाम की चीज़ आती है. मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. इवेंचुअली जो रिसर्च चल रही है उसमें मुझे कुछ जानकारी मिलेगी और वो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा. आई हर्ड कि जो पिन लॉक इंसर्ट होता है ये आपकी विंडस्क्रीन पे फॉग नहीं जमने देता है. और आई थिंक इस तरह के मौसम में तो बहुत ज़रूरी है. तो कमिंग बैक टू बेसिक्स, एक ऑटो न्यूज़ का एक सेगमेंट शुरू करना चाहता हूँ मैं. एंड आई वांट कि हफ्ते का कोई एक दिन डेजिग्नेट कर दिया जाए जिस दिन ये न्यूज़ रिलेटेड वीडियो आपको मिले. और शुरू हम तभी करेंगे जब हम उसे मेंटेन कर सकें. प्रॉब्लम वही होती है कि शुरू करने के समय तो हम कर लेते हैं, बट बाद में वो उतनी रेगुलरिटी हो नहीं पाती है. सो मैं शुरू ही तब करूँगा जब मैं उसे मेंटेन कर सकूँ. हाँ.